हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओली वेटनरी विजडम। दोस्तों, आजकल लंपी स्किन डिजीज़ काफ़ी फैल रहा है। उसका आउटब्रेक हो चुका है कई सारे स्टेट्स में, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, और एनिमल मर भी रहे हैं और न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ काफ़ी आ रही है। और लगभग अब पिछले कुछ टाइम से हर साल ही इसके आउटब्रेक देखने को मिलते हैं। या तो ये वायरस इवॉल्व हो रहा है और इसे नया एक एनवायरनमेंट मिल रहा है, क्लाइमेट चेंज भी कह सकते हैं, नए नए डिज़ीज़ उभर के आ रहे हैं। और अगर ओआई के टर्म्स में बात करें, जो इंटरनेशनल बॉडी है एनिमल डिजीज़ की, उसने भी इसे ट्रांसबाउंड्री नोटिफाइबल डिज़ीज़ का दर्जा दिया है कि जब भी इसका आउटब्रेक हो तो नोटिफाई हमें कराना है। तो इकोनॉमिक लॉसेस का एक बहुत बड़ा कॉज़ है ये। हालांकि इसके जो आउटब्रेक्स होते हैं उसमें जो पशु बीमार पड़ते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होता है। कभी कभी तो पता भी नहीं चलता है कि बीमारी है, और कभी कभी ये बहुत सीवियर हो जाती है, मॉर्बिडिटी भी बहुत होती है, बीमारी भी बहुत फैलती है, और उसमें मॉर्टलिटी भी काफ़ी देखने को मिलती है, पशु मरते भी हैं। लेकिन जनरली अभी तक ऐसा होता था कि इसमें पशु मरते नहीं थे। लेकिन अब मरने का क्या कारण है, वो तो अब जब रिसर्चेज होंगी इसके ऊपर तभी पता चलेगा। लेकिन जो हमारी इंडियन बुक्स हैं इसके अंदर भी लंपी स्किन डिज़ीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है। तो मुझे 2 बुक्स मिली जिनके अंदर इसके बारे में, लंपी स्किन डिज़ीज़ के बारे में लिखा है। तो वहीं से मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और फिर लास्ट में इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी बताऊंगा। एक तो है ये ब्लड की बुक, जिसे पहले ब्लड कहा जाता था, लेकिन अब तो ये पीटर कॉन्स्टेबल इसके जो राइटर हैं वो हो गए हैं। तो वेटनरी मेडिसिन टेक्स्ट बुक ऑफ डिजीज़ ऑफ कैटल, हॉर्सेस, शीप, पिग्स एंड गोट्स। तो ये है एक बुक। और एक बुक और है, उसका मेरे पास कवर नहीं है तो मुझे उसका नाम नहीं पता है, लेकिन शायद वो इंटरनल मेडिसिन है पामर की, वेटनरी इंटरनल मेडिसिन रिटन बाय पामर। तो ये है वो बुक। तो इन दोनों बुक्स में से जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट के बारे में हम देखेंगे। जो भी ये नीम हकीम वाले ट्रीटमेंट हैं, इनसे कुछ नहीं होना होता है और एनिमल वेस्ट हो जाता है। कई बार क्या होता है कि एनिमल को अपने आप ही ठीक होना होता है, लेकिन आप ट्रीटमेंट करते रहते हैं, कभी कुछ आपने दे दिया, कभी कुछ दे दिया, और वो एनिमल ठीक हो जाता है, आपको लगता है उससे ठीक हुआ है। ठीक है, जो ये क्लेम करते हैं कि वो 100% इस बीमारी को ठीक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। हो नहीं सकता है, साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा हो रहा होता तो फिर इतनी बीमारी फैलती ना इतने पशु मरते, है ना। तो जो एक लॉजिकल साइंटिफिक वे है डिज़ीज़ को अप्रोच करने की, उसे फॉलो करने की, वो हमें देखनी चाहिए। तो ये कैप्री पॉक्स वायरल डिज़ीज़ है। शीप पॉक्स, गोट पॉक्स और लंपी स्किन डिज़ीज़, ये 3 बीमारियां होती हैं जो एक ही वायरस से, ये माना जाता है कि एक ही वायरस से होती है, कि जो कि जीनस कैप्री पॉक्स वायरस के अंदर आता है। इसके अंदर काफ़ी इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं, इसी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। और कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें ये एंडेमिक है, वहाँ पे हमेशा रहता है, और जब भी इसे मौका मिलता है तो आउटब्रेक करता है। तो एग्जैक्ट रिलेशनशिप इन तीनों वायरस का ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ये माना जाता है कि ये एक ही स्ट्रेन, सिंगल वायरस है, लेकिन इसकी जो स्ट्रेन्स हैं वो अलग अलग हैं। वायरस एक है, लेकिन एक स्ट्रेन शीप को अफेक्ट करती है, गोट को अफेक्ट करती है, एक कैटल को अफेक्ट करती है, क्योंकि इसके अंदर बायोकेमिकल सिमिलैरिटी काफ़ी है। ये बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं जब इन्हें देखा जाता है। तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस भी इनका काफ़ी एक जैसा होता है। तो क्या होता है कि इसमें एब्सोल्यूट होस्ट स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। शीप का वायरस जो है वो गोट का वायरस, और लंपी स्किन डिजीज़ का वायरस जो है
वो आपस में एक दूसरे के होस्ट को इन्फेक्ट कर देते हैं। इस बात का ये मतलब है, ये पहचान नहीं पाते हैं कि इन्हें किसे इन्फेक्ट करना है। तो इसकी वजह से फील्ड के अंदर रिकॉम्बिनेशन होते रहते हैं और क्रॉस इन्फेक्शन होते रहते हैं। मतलब एक वायरस किसी को, शीप का वायरस कैटल को इन्फेक्ट कर देगा, गोट का वायरस शीप को इन्फेक्ट कर देगा, या लंपी स्किन डिजीज़ का वायरस इन दोनों को इफ़ेक्ट कर देगा। तो ये क्रॉस इन्फेक्शन कहलाता है और इसी वजह से क्रॉस प्रोटेक्शन भी होती है। अगर शीप का वायरस कैटल को इन्फेक्ट कर देता है तो कैटल के अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप होती है जिससे वो लंपी स्किन डिजीज़ से भी प्रोटेक्ट हो जाएगा और गोट के वायरस से भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। शीप के वायरस से तो होगा ही क्योंकि उससे वो इन्फेक्ट हुआ है। तो ये क्रॉस प्रोटेक्शन कहलाता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि इन्हें सीरोलॉजी के द्वारा अलग अलग नहीं किया जाता है। बेसिकली क्या होता है, जो वायरल डिजीज़ होते हैं उन्हें सीरोलॉजी से आइडेंटिफाई किया जाता है। मतलब सीरम लिया जाता है, उसके अंदर एंटीबॉडी डाली जाती है, फिर देखा जाता है कि वायरस कौन सा है। लेकिन यहाँ पर ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये तीन जो हैं ये डिफरेंट हैं वायरसेस, मतलब स्ट्रेन्स डिफरेंट हैं और एक ही वायरस के वो माने जाते हैं। तो पीसीआर टेस्ट जो होता है, अब तो पीसीआर के बारे में सभी जान गए हैं जब से कोरोना आया है, उसी से डायग्नोज हो पाता है कि ये कौन सा वायरस है। मतलब ये शीप पॉक्स है या गोट पॉक्स है या फिर लंपी स्किन डिजीज़ का वायरस है। तो शीप पॉक्स को हम स्किप कर देते हैं, इस टाइप के इसमें लीजन्स देखने को मिलते हैं जैसे यहाँ पर है। तो हम सीधा लंपी स्किन डिजीज़ पे चलते हैं। तो ये लंपी स्किन डिजीज़ है। तो दोस्तों इसमें हम जैसे देख सकते हैं कि लंपी स्किन डिजीज़ जो है ये लंपी स्किन डिजीज़ वायरस से होती है। इसके अंदर ये कैप्रीपॉक्स जीनस में आता है ये वायरस, और ये मेनली कैटल और बफेलो को इफ़ेक्ट करता है। ओकेजनली ये दूसरे जो जंगली जानवर होते हैं उन्हें भी इफ़ेक्ट करता है। और इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल वेल सर्कमस्क्राइब्ड स्किन नोड्यूल्स, जो स्किन होती है उसके ऊपर दाने बन जाते हैं और वो खूब गोल होते हैं और कई सारे दाने उभर के आ जाते हैं, मतलब खूब बड़े बड़े। इसके साथ साथ फीवर होता है, बुखार आता है, और वेंट्रल एडिमा, इस बात को थोड़ा समझ लें कि वेंट्रल एडिमा होता है, और जर्नलाइज लिम्फेडिनोपैथी होती है। मतलब जो लिम्फ नोड्स होती हैं बॉडी के अंदर वो फूल जाती हैं, वो सूज जाती हैं। वेंट्रल एडिमा क्या होता है, आप इस वाले उसमें देख सकते हैं पिक्चर में कि यहाँ से ये नीचे जो है ना ये खूब लटक गया है इसका ब्रिस्केट जो है एनिमल का। तो यहाँ इसका मतलब एडेमा हो गया है, यहाँ पे सूजन हो गई है, यहाँ पानी भर गया आके। ऐसे ही चेहरे के ऊपर भी सूजन आ गई है, यहाँ पे जोड़ों के ऊपर सूजन आ गई है। तो इन्हें क्या कहते हैं, एडिमा कहते हैं। तो वेंट्रल एडिमा होता है और लिम्फेडिनोपैथी, लिम्फ नोड सूज जाती हैं। तो ये बेसिकली अफ्रीका के देशों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। जितने भी कैटल होती हैं, काउज़ होती हैं, वो सब इससे अफेक्ट होती हैं, सबको ये बीमारी लगती है और सब सेक्सेस में होती है। मतलब मेल में भी होती है, फीमेल में भी होती है और हर तरीके के ब्रीड में होती है। लेकिन जो ज़्यादा सीवियर बीमारी होती है, जो बहुत ज़्यादा घातक होती है, वो चैनल आइलैंड ब्रीड्स में होती है। और इंडिया में जो चैनल आइलैंड ब्रीड है वो कौन सी है, जर्सी ब्रीड है। जर्सी ब्रीड को चैनल आइलैंड ब्रीड भी कहते हैं, उसके अंदर बहुत देखी जाती है। लेकिन जो ज़ेबू कैटल है, मतलब जो हमारी इंडियन ब्रीड्स हैं, उसमें उनमें सीवियरिटी थोड़ी कम होती है। इसके एपिडेमिक्स देखे जाते हैं आमतौर से। तो ये बीमारी जो है मेनली एपिडेमिक्स की फॉर्म में देखी जाती है। मतलब एक बड़े पैमाने पे बीमारी फैलती है, मतलब देश के अंदर फैलेगी, स्टेट के अंदर फैलेगी। ऐसा नहीं होता कि 2-4 केसेस हुए और रुक गया। तो बड़े पैमाने पे फैलती है ये। और ये जो ट्रांसमिट होती है ये ना तो हवा से होती है, ना थूकने से होती है, ना छींकने से होती है, ना एक साथ खाना खाने से होगी, ना पानी पीने से होगी। ये बीमारी जो ट्रांसमिट होती है ये बाइटिंग इंसेक्ट्स की वजह से होती है। जो कीड़े होते हैं, जो मच्छर होते हैं, मक्खियाँ होती हैं, काटने वाली मक्खियाँ होती हैं, खून चूसने वाले कीड़े होते हैं, उनकी वजह से ये बीमारी फैलती है। मेनली उन्हीं की वजह से फैलती है।
और इसमें ज़्यादा रोल किसी चीज़ का नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि जैसे एफएमडी है ना, तो एफएमडी तो क्या है कि वो हवा से भी फैलेगी, पानी पीने से भी फैलेगी, बाकी चीज़ों से भी फैलेगी। लेकिन ये बीमारी सिर्फ कैसे फैलती है, ये कीड़ों द्वारा फैलती है। वो कीड़े जो कि पशु का के खाल पे रहते हैं, पशु का की खाल को खाते हैं, चबाते हैं या उसका खून चूसते हैं, उन वाले कीड़ों की वजह से होती है। जिससे ये बात समझ में आ गई तो फिर वो अपने पशुओं को बचाने के लिए एक कदम आगे जा सकता है, क्योंकि वो फिर ऐसे जतन करेगा कि जिससे वो कीड़ों को की रोकथाम कर सके। तो जो एपिडेमिक्स होते हैं, जब बीमारी फैलती है उसके वो किस दौरान में फैलती है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जब बारिश का सीज़न होता है उस दौरान एपिडेमिक्स फैलते हैं। जैसे आजकल बारिश हो रही है तो खूब फैल रहे हैं, या फिर पिछले साल जैसे 2020 जनवरी में फैले थे, तो उस टाइम भी महोटे बरसते हैं। जो जनवरी वाली बारिश होती है, जनवरी फरवरी की बारिश होती है उस टाइम, क्योंकि उस टाइम क्या होता है ना, बारिश के दौरान जो वेक्टर स्पीशीज़ होती हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं जिनके ज़रिए से ये बीमारी फैलती है, उनकी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आती है। क्योंकि उन्हें ह्यूमिड और वार्म एनवायरनमेंट चाहिए, एक गर्म वातावरण चाहिए, एक आर्द्रता, एक उमस वाला वातावरण चाहिए जिसमें वो पनपते हैं। तो जब उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है तो ये बीमारी अपने आप ही बढ़ जाती है। तो ये बात बिल्कुल मतलब दूसरी किताब में भी ऐसे ही लिखा है, हम इसके बाद देखेंगे उसे भी जल्दी जल्दी। तो ये जब होती है, जब प्रोलॉन्ग रेनफॉल, अभी देखिए आप गुजरात में कितनी ज़्यादा बारिश हुई है पिछले दिनों में, उसके बाद एकदम से ये आपका लंपी स्किन डिजीज़ का कितना बड़ा आउटब्रेक वहाँ पे शुरू हो गया है। और ये अभी थमेगा नहीं, अगर इसकी रोकथाम के लिए ये वाले तरीके नहीं अपनाए गए, इंसेक्ट्स वगैरह से नहीं बचाया गया एनिमल को, तो इसे क्योंकि ट्रीटमेंट करना ऑप्शन नहीं है, ट्रीटमेंट बता दिया जाएगा लेकिन उस स्टेज तक एनिमल को नहीं आने देना है। तो या तो पहले ही हम इस बात को जान लें कि भाई इस दौरान आउटब्रेक फैलता है, तो हम पहले ही वैक्सीनेट कर दें अपने एनिमल्स को, है ना। और जिस जगह पहले बीमारी नहीं फैली होती है, वहाँ पर जब पहली बार फैलती है तो वो बहुत डिवास्टेटिंग होती है, बहुत नुकसान करती है। तो मॉर्बिडिटी जो होती है, पशुओं का जो बीमार पड़ने की जो रेट होता है, जो दर होती है, वो वेरिएबल होती है, वो काफ़ी भिन्न भिन्न होती है। तो मोर्टिलिटी अक्सर लो रहती है, 1% तक भी रह सकती है, मतलब 100 में से एक पशु ही मरता है, और कभी कभी वो 50% से ज़्यादा भी चली जाती है, डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। इकोनॉमिक लॉसेस अगर देखे जाएँ तो डेबिलिटेशन होती है, एनिमल बिल्कुल बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है, और दूध कम हो जाता है उसका, मीट प्रोडक्शन कम हो जाता है, हाइड्स जो होती हैं उसकी खाल बेकार हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर चकत्ते पड़ जाते हैं, दाने निकल आते हैं, रिप्रोडक्टिव वेस्टेज होता है, वो दोबारा हीट में आने में प्रॉब्लम होती है उसे, और फीवर एसोसिएटेड एबॉर्शंस हो जाते हैं, ठीक है, स्टरलिटी आ जाती है बुल्स के अंदर। तो कई सारे प्रॉब्लम्स इसमें आते हैं। तो अगर वायरस को देखा जाए, जब वायरस अंदर चला जाता है बॉडी के अंदर, तो लगभग 2 से 4 हफ्ते का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है वायरस अंदर जाके पनप रहा है लेकिन कोई सिम्टम, कोई बाहरी लक्षण देखने को नहीं मिलता है। धीरे धीरे वो डेवलप करता है। जब अंदर डेवलप करता है तो क्यूटेनियस लीजन, मतलब खाल के ऊपर थोड़े थोड़े आपको वो दिखाई देने लगते हैं, दाने दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। इससे पहले लेकिन फीवर आता है और एनिमल को मतलब वेट लॉस होगा, उसके मुंह से थूक की राल टपकेगी, मतलब तार जैसे निकलेंगे थूक के, जो राल होती है वो टपकेगी जैसे एफएमडी में होता है। ऑक्यूलोनेजल डिस्चार्ज होगा, उसकी जो नाक है, आँखें हैं, उससे डिस्चार्ज बहेगा। वेंट्रल एडिमा होगा, अभी दिखाया था फ़ोटो आपको, नीचे की तरफ जो है सूजन आ जाएगी, लटक जाएगी नीचे की खाल। और जर्नलाइज लिम्फेडिनोपैथी होगी, उसकी जो लिम्फ नोड्स होंगी, आप लिम्फ नोड्स उसकी ट्राई किया कीजिए, जो जो बाहरी लिम्फ नोड हैं उन्हें छू के देखें तो अंदर गोलियां होती हैं, ठीक है, वो लिम्फ नोड्स कहलाती हैं, वो मोटी हो जाती हैं, वो सूज जाती हैं, जिसे लिम्फेडिनोपैथी कहते हैं। तो माइल्ड अगर डिजीज़ होता है तो उसके अंदर
जो नोड्यूल बनते हैं, जो ऊपर दाने बनते हैं, वो छोटे ही होते हैं और कम होते हैं, और उसमें कोई फीवर भी नहीं होता है उससे पहले। तो जो क्यूटेनियस लीजन्स होते हैं, ये जो दाने बनते हैं, इन्हें क्यूटेनियस लीजन्स कहा जाता है। क्यूटेनियस मतलब खाल। तो ये फॉर्म होते हैं, जब इन्हें आप दबाते हैं तो ये एक बिल्कुल ऐसे पिलपिले से नहीं होते हैं, और सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं। मतलब एक जगह ये ठीक से दिखाई देते हैं आपको, ऐसा नहीं है कि फैले हुए से नहीं होते हैं, एक जगह ही होगा वो। और फ्लैट, इसकी जो टॉप होती है वो फ्लैट होती है, गुंबदनुमा नहीं होते ये। और इनका जो साइज़ होता है वो 0.5 से 5 सेंटीमीटर तक डायमीटर में होता है। अगर आप इन्हें काटेंगे तो इनके अंदर क्रीम कलर का या ग्रे कलर का इनके अंदर से कुछ चीज़ी मटेरियल निकलता है, ठीक है। ये सिर्फ क्यूटिस में होते हैं, और खाल के जो ऊपरी सतह होती है सिर्फ उसमें ही होते हैं, अंदर तक ये नहीं जाते हैं। कभी कभी चली भी जाते हैं मसल्स तक, लेकिन यूजुअली ऊपर ही रहते हैं। तो जो फेट क्या होता है इन नोड्यूल्स का, इनका फेट ये होता है कि इनका जो बीच वाला पार्ट होता है, जो बिल्कुल कोर होता है, बिल्कुल इनके बीच में होता है, वो सड़ना शुरू हो जाता है। जब सड़ता है तो उसके बाद वो दबता है, ठीक है। कुछ तो अपने आप ठीक हो जाते हैं जल्दी से, और कोई उनके अंदर दिक्कत नहीं आती है, एनिमल बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ नोड्यूल्स ऐसे होते हैं, कुछ ये दाने या फोड़े ऐसे होते हैं कि जो कि ठीक नहीं हो पाते हैं, ठीक है। वो इंड्यूरेटेड हो जाते हैं, परसिस्ट एज हार्ड इंट्राडर्मल लम्प्स, मोटे मोटे लम्प्स बन जाते हैं, बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं वो, और कई महीनों तक ऐसे ही रहते हैं। तो वो मतलब अपने आप को दबाते रहते हैं, उनके अंदर सेंट्रल नेक्रोसिस होता है, और वो नेक्रोसिस जो होता है ना, कभी कभी उसके अंदर बैक्टीरिया भी पनपने लगते हैं, जिसकी वजह से दोबारा क्या कहते हैं कि एनिमल के अंदर वो बैक्टीरिया चला जाता है और फिर से दोबारा से बुखार करता है, जिसे सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं। ये आपको दिख सकता है यहाँ पर, इस टाइप के ये फोड़े या दाने से ऐसे दिखते हैं। यह है सर्कमस्क्राइब्ड नोड्यूलर लीजन, बिल्कुल क्लियर होता है। सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब बिल्कुल क्लियर, कि यहाँ से शुरू हो रहा है और हमें बिल्कुल पता चल रहा है कि ये यहाँ पर है, और टॉप इसकी जो है बिल्कुल फ्लैट होती है, नोडुलर लीजन्स कहते हैं। तो जब सिक्वेस्ट्रम रिमूव करते हैं, जो उसके अंदर से जो मटेरियल है वो बाहर आया है, उसे हम जब रिमूव करते हैं, मैं आपको इसका पिक्चर दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इस टाइप से ही अलग हो जाता है। ये जो नोड्यूल था, इसे अलग, ये अपने आप ही अलग हो जाता है, और अंदर इस टाइप का लीजन बचता है, ये ज़ख्म सा बच जाता है, ठीक है। तो जब ये अलग हो जाता है तो अल्सर बन जाता है। तो वो जो ज़ख़म था उसे क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं। अब इसमें धीरे धीरे ये, इसे भरने में टाइम लगता है, इसे भरने को ग्रैनुलेशन कहते हैं टेक्निकली। तो ये जो जगह होती है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही मुनासिब होती है, और अगर इसका ख्याल नहीं रखा जाएगा, आप इसे प्रॉपरली केयर नहीं करेंगे, या मक्खी बैठेगी वो सब होगा, तो ये फिर एनिमल इसमें नहीं बच पाता है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, फिर बुखार आएगा, सेप्टिसीमिया होगा, और एनिमल मर जाएगा। और ख़ासकर बरसात जैसे सीज़न में तो बहुत ही दिक्कत आती है। तो ये काफ़ी सीरियस मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे में क्या होता है, लिम्फेंजाइटिस होता है, और लिम्फेडिनाइटिस भी कंडीशन आती है, ब्लाइंडनेस, टिनोसाइनोवाइटिस, आर्थराइटिस और मेस्टाइटिस। क्योंकि बैक्टीरिया है ना, वो हर जगह जाएगा, आँखों में गया तो ब्लाइंडनेस करेगा, और फिर जोड़ों में गया तो आर्थराइटिस करेगा, मेस्टाइटिस करेगा। तो ये सब प्रॉब्लम बहुत नॉर्मल होती हैं। तो जिस जगह जाएगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा, एलिमेंट्री ट्रैक्ट में जाता है, अल्सरेटिव लीजन करता है, मतलब अगर ये वायरस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करेगा या उसकी आंतों को इन्फेक्ट करेगा, तो वहाँ पे भी अल्सर बन जाते हैं, और सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, निमोनिया हो जाता है, ठीक है। किडनी और लंग्स और टेस्टिस को भी इफ़ेक्ट करता है, अगर इंटरनल वाला, अगर ये वायरस जो है लंपी स्किन डिजीज़ का, ये अंदर वाले ऑर्गन्स में भी अगर चला गया, तो वहाँ पर भी जाके ये ऐसे ही फोड़े बना लेता है।
तो अगर वो वाली कंडीशन आ जाती है फिर तो एनिमल का बचना बहुत मुश्किल, काफ़ी मुश्किल होता है। तो वायरस को इंट्रोड्यूस किया जाता है परक्यूटेनियसली और इन्फेक्शन सिस्टेमिक होता है। वायरस मुंह से नहीं जाता है, आँख से नहीं जाता है, नाक से नहीं जाता है एनिमल के अंदर, ठीक है। खाने से नहीं फैलेगा, पीने से, पानी पीने से नहीं फैलेगा, सूंघने से, हवा से, किसी लेबर से या किसी मालिक से, किसी से नहीं फैलेगा, कुत्ते बिल्ली से किसी से नहीं फैलेगा। वायरस जाएगा उसकी खाल के अंदर से, मतलब खाल के ज़रिए से अंदर जाएगा। किस ज़रिए से जाएगा? जब कोई भी वेक्टर इंसेक्ट जो कि खून पीता है पशु का या उसकी खाल को चबाता है, उस ज़रिए से वो अंदर जाएगा, उसे कहते हैं परक्यूटेनियस रूट। तो इन्फेक्शन जाता तो खाल के ज़रिए से अंदर है, लेकिन सिस्टेमिक हो जाता है, मतलब खून के अंदर चला जाता है वो, ठीक है। इसके बाद जो वाइट ब्लड सेल होती हैं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर वायरस जाके छिप जाता है, उसे कहते हैं ल्यूकोसाइट एसोसिएटेड वायरीमिया, मतलब ब्लड के अंदर वायरस है। अब वो दूसरे टिश्यूज़ तक जाता रहता है, जो जो टिश्यू मतलब कमज़ोर रहेगा वहाँ पे वायरस रुक जाएगा, उतर जाएगा और अपने आप को फैलाना शुरू कर देगा। अगर इम्यून सिस्टम मज़बूत है तो वो वायरस को वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। तो इसमें 9 से 12 दिन लगते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फैलता है वायरस वो केराटिनोसाइट्स में फैलता है। केराटिनोसाइट्स कहाँ होती हैं? स्किन के अंदर होती हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन में होती हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत फाइब्रोसाइट्स, स्केलेटल मसल्स, जो मांसपेशियाँ होती हैं, उन सब में होता है, और एंडोथीलियल सेल्स में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंडोथीलियल सेल्स में भी जाता है। एंडोथीलियल सेल्स कौन सी होती हैं? जो रक्त कोशिकाएँ होती हैं, जो रक्त की नालियाँ होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो एंडोथीलियल सेल्स की बनी हुई होती हैं। अगर उसे इन्फेक्ट कर देता है ये, तो वो कंडीशन कहलाती है वास्कुलाइटिस। तो इसी वजह से वास्कुलाइटिस में क्या होता है, वो टूटने लगती हैं, खून बाहर आ जाता है, जम जाता है, थ्रोम्बोसिस वगैरह होगा। और अगर मान लीजिए ये हार्ट में या ब्रेन में हो गया वास्कुलाइटिस, तो फिर एनिमल गया, फिर तो वो मर जाता है। तो वास्कुलाइटिस भी लंपी स्किन डिजीज़ में होता है, जिसकी वजह से एनिमल मर जाता है। तो इसे रोकने के लिए या इसे कम करने के लिए विटामिन सी के इंजेक्शंस दिए जाते हैं या देने चाहिए, उससे कम हो जाएगा। वो इलाज तो नहीं है, लेकिन वो इससे डैमेज को कम करता है। तो जो एक्यूट लीजन्स होते हैं वो वास्कुलाइटिस होता है, लिम्फेंजाइटिस होता है, थ्रोम्बोसिस होता है। थ्रोम्बोसिस का मतलब है खून का थक्का जम जाना। जब ब्लड वेसल टूट जाएगी और खून बाहर आ जाएगा तो वो जमेगा ही। और डर्मल एडिमा, मतलब खाल के ऊपर सूजन आ जाती है। बाकी ये सब हिस्टोलॉजिकल वो है, ये ज़्यादा पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हिस्टोलॉजी कोई कराता नहीं है। तो ओकेजनली ये भी। तो एक बीमारी और होती है स्यूडो लंपी स्किन डिजीज़, जो कि बोवाइन हर्पीस वायरस से होती है। तो उसमें भी ऐसे दाने दाने ऊपर आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत मामूली से होते हैं और वो ज़्यादा फैलते नहीं हैं, ना ही उसमें पशु मरता है, ना कोई ज़्यादा बुखार आता है, तो वो अलग से पता ही चल जाती है। लेकिन कई बार लोग उसे भी समझ लेते हैं कि लंपी स्किन डिजीज़ है। तो ये तो हो गया पामर का। थोड़ा सा ब्लड भी देख लेते हैं, ब्लड में क्या लिखा है, क्योंकि इसमें वैक्सीन का बड़ा अच्छा दिया है, फिर ट्रीटमेंट आपको बता देंगे। तो लंपी स्किन डिजीज़ कैप्रीपॉक्स जीनस से होती है, ये सब बता ही चुके हैं आपको, यहीं से शुरू करते हैं। तो सीवियर सिस्टेमिक डिजीज़ है, मतलब खून में फैलती है ये, ठीक है। नीथलिंग पॉक्स वायरस कैप्रीपॉक्स वायरस से होती है और जिसकी एंटीजेनिक रिलेशनशिप है शीप पॉक्स और गोट पॉक्स वायरस के साथ। ये हम पहले उसमें पढ़ चुके हैं कि ये तीनों वायरस एक जैसे होते हैं। सबसे पहले सब सहारन अफ्रीका में मिली थी, उसके बाद ये कई सारे देशों में उसके बाद फैल गई है। इज़राइल एक ऐसा देश है जिसने इरेडिकेट कर दिया इस बीमारी को बाय स्लॉटरिंग द इन्फेक्टेड एनिमल और इन कॉन्टैक्ट एनिमल, क्योंकि वहाँ पे स्लॉटरिंग पॉलिसी चलती है इज़राइल में। वो कैटल को अगर इन्फेक्ट होता है तो वो स्लॉटर करके कर देते हैं और डिस्पोज कर देते हैं, तो इस वजह से वो बीमारी आगे दूसरे कैटल में नहीं फैला पाता। तो इस वजह से ये तरीका काफ़ी आसान होता है बीमारी को ख़त्म करने का। लेकिन उसके बाद क्या किया, जब एक बार ऐसे करके बीमारी ख़त्म कर दी, उसके बाद उन्होंने वैक्सीनेशन करके इसे कंट्रोल में रखा। शीप पॉक्स वैक्सीन, शीप पॉक्स वायरस से जो वैक्सीन बनी है
उसे यूज़ करते हैं। और अभी रिसेंटली नीथलिंग स्ट्रेन वैक्सीन जो लंपी स्किन डिजीज़ का ही वायरस है उससे वैक्सीन जो बनी है उसे यूज़ किया जाता है वहाँ पे। फिर इसके बाद ये यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए भी एक रिस्क बना हुआ है कि वहाँ पे ना चली जाए, क्योंकि ट्रांसबाउंडरी एनिमल डिजीज़ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और क्योंकि ये वेक्टर्स के थ्रू जाती है तो लोग पेट्स ले जाते हैं, बिल्लियाँ ले जाते हैं, कुत्ते ले जाते हैं, है ना। तो उनके ज़रिए से भी ये जा सकती है, क्योंकि उनके ऊपर टैक्स या वो लगे रहेंगे और उन कंट्रीज़ में भी जा सकती है ये बीमारी। तो एक ख़तरा बना रहता है। अभी तो नहीं है लेकिन जा सकती है ये। अभी क्योंकि फ्रांस में अगर आपने सुना हो तो इन जगहों में यूरोप वगैरह में काफ़ी गर्मी इस बार बहुत पड़ रही है, हीट वेव चल रही है, क्लाइमेट चेंज है, तो हो सकता है यहाँ पे भी अब ये वाली बीमारियाँ देखने को मिलें। तो सीवियर जो कुछ आउटब्रेक्स इसके ऐसे होते हैं जो काफ़ी सीवियर और जनरलाइज इन्फेक्शन होती है, मॉर्टलिटी बहुत ज़्यादा होती है जिनमें। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें ना डेथ होती है ना ही ज़्यादा एनिमल इफ़ेक्ट होते हैं। तो जो ज़्यादा सीवियर आउटब्रेक्स होते हैं वो उन जगहों में होते हैं जहाँ पे पहली बार बीमारी इंट्रोड्यूस हुई होती है। तो मॉर्बिडिटी रेट ऐसी कंडीशन में, मतलब बीमार पड़ने की संख्या जो है जानवरों की वो काफ़ी ज़्यादा चली जाती है, लगभग 80% पॉपुलेशन बीमार पड़ जाती है। लेकिन यूजुअली 10 से 30% तक माना जाता है कि पॉपुलेशन बीमार होती है। एवरेज जो केस फर्टिलिटी है, वो केस फर्टिलिटी का मतलब जो एनिमल बीमार पड़े उनमें से कितने मरते हैं। मान लीजिए 200 एनिमल थे, उसमें से 100 बीमार पड़े तो 2 मर गए, ठीक है, तो ये केस फर्टिलिटी हुई। अब ओरिजिन कैसे होता है इन्फेक्शन का, तो नेज़ल, लैक्राइमल सिक्रीशन, सीमेन, मिल्क में ये सब जगह वायरस आता है। मतलब जो उसकी नाक से पानी बह रहा है, जो उसकी आंखों से बह रहा है, सीमेन है, उसका दूध है, सब में ये वायरस आता है। लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट से ये वायरस नहीं फैलता है। इसका जो मेजर सोर्स होता है वो मक्खियाँ होती हैं। कैल्सीट्रांस है, कॉन्फिस्केटा है, एम्ब्लियोमा, रिफिसिफिलस ट्रिक्स हैं, और बायोमिया, क्यूलिकॉइडेस, ग्लोसिना। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये ग्लोसिना है, सेटसी फ्लाई, ये भी इसे फैलाने में बहुत इसका रोल है, लंपी स्किन डिजीज़ को। सीसी फ्लाई भी कहते हैं इसे, सेटसी फ्लाई भी कहते हैं। ये क्यूलिकॉइडिस मॉस्किटो है, देख सकते हैं, नफलीस मॉस्किटो भी होता है, ये क्यूलिकॉइडिस है। ये टिक्स हैं, रिफिसिफेलस, अगर आप देखें ये टिक्स हैं, ये कैटल के ऊपर पीते हैं, मतलब इसका खून पीते हैं, चूसते हैं, तो उससे बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है। ये मक्खी है, नॉर्मल हाउस फ्लाई, इसका भी रोल काफ़ी है। ये स्टोमोक्सिस है, कैल्सीट्रांस, कैल्सीट्रांस, स्टोमोक्सिस कैल्सीट्रांस। तो ये मक्खियाँ हैं जो कि बीमारियाँ फैलाती हैं। रिस्क फैक्टर क्या है, सारी एज के एनिमल इफ़ेक्ट होते हैं, पढ़ा ही चुका हूँ। यंग एज के काफ और लैक्टेटिंग मेलन्यूट्रिशन कैटल ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। और एक बार अगर एनिमल रिकवर कर जाता है बीमार होने के बाद तो 3 महीने तक उसके अंदर इम्यूनिटी बनी रहती है। चैनल आयरलैंड ब्रीड्स जैसे जर्सी वगैरह वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे रहती हैं, एचएफ रिस्क पे रहती है। जेबू टाइप कैटल जो हमारे इंडियन ब्रीड्स हैं उसमें कम होता है ये, और बफलो में भी कम होता है ये लंपी स्किन डिजीज़, ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। अगर होता भी है तो कम प्रॉब्लम आती है। यही लिखा है यहाँ पर, लंपी स्किन डिजीज़ के जो नेचुरल केस हैं वाटर बफेलो में ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हैं और इनमें बीमारी भी कम आती है। एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स ये हैं कि आउटब्रेक वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं जहाँ पर आसपास पानी होता है। तो पानी कहीं जमा ना होने दें, तालाब वालाब हैं अगर आपके आसपास, क्या झील है या कुछ और नदियाँ वदियाँ हैं, तो वहाँ पर इसके सीवियर आउटब्रेक्स देखने को मिलते हैं। हाई रेनफॉल, हाई लेवल ऑफ इंसेक्ट एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
लेट समर या अर्ली ऑटम में ये जो आउटब्रेक्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। और आजकल आप देख ही सकते हैं कि रेनफॉल बहुत ज़्यादा ही हो रही है, तो इस वजह से आपके यहाँ आउटब्रेक्स काफ़ी हो रहे हैं। और ये वायरस बहुत आसानी से नहीं मरता है, ड्राइंग से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर से इनएक्टिवेट हो जाता है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। आप अपने फार्म में साफ़ सफाई अगर रखेंगे भी ना, तो ये वायरस जो है ये उसके अंदर किसी रिजर्वायर के अंदर रहता है। रिजर्वायर का मतलब ये है कि किसी ऐसे एनिमल के अंदर रहेगा जिसमें सिम्टम ना दिखे। मान लीजिए बफेलो है, बीमार तो नहीं होती लेकिन कैरियर तो बनी सकती है वो। क्लिनिकल फाइंडिंग्स इसमें यही है, 2 से 4 हफ्ते का जो है इंक्यूबेशन पीरियड होता है, फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, डिस्चार्जेस होते हैं, लेमनेस आती है और इंट्राडर्मल नोड्यूल्स बनने लगते हैं। इसमें वैक्सीन देख लेते हैं बस हम सीधा किस तरीके से होती है। वैक्सीनेशन जो है वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की जाती है, मतलब लाइव वैक्सीन होती है, और एंटीजेनिक होमोलॉगी होती है कैप्रीपॉक्स वायरस के अंदर। ये पहले भी बता चुके हैं कि शीप पॉक्स वायरस, गोट पॉक्स वायरस, लंपी स्किन डिजीज़ वायरस एक ही जैसे होते हैं और इनमें क्रॉस इन्फेक्शन भी होता है, क्रॉस प्रोटेक्शन भी होती है। तो इसी वजह से शीप पॉक्स का जो वायरस है उससे कैटल के अंदर लगा दिया जाता है, उससे जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है वो लंपी स्किन डिजीज़ को रोकने में बहुत सहायक होती है। फुल प्रूफ तो नहीं होती, लेकिन काफ़ी हद तक उस बीमारी को कंट्रोल कर लेती है। अगर लंपी स्किन डिजीज़ की वैक्सीनेशन नहीं है अवेलेबल, तो शीप पॉक्स की वैक्सीनेशन लगाई जा सकती है। तो कई बार क्या होता है कि शीप पॉक्स वैक्सीन से कुछ एनिमल में नोड्यूल्स भी, मतलब साइंस भी दिखने लगते हैं बीमारी के, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है और ये यूजुअली दुनिया में लगाई जाती है क्योंकि शीप पॉक्स की वैक्सीन आसानी से मिल जाती है। तो कुछ मॉलिक्यूलर टेस्ट भी वो किए गए देखने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि जो वैक्सीन का स्ट्रेन है एक से दूसरे एनिमल में फैलने लगे और वही आउटब्रेक कर दे। तो ऐसा देखा गया है कि जो वैक्सीनेटेड एनिमल थे उन्होंने नॉन वैक्सीनेटेड एनिमल को कोई बीमारी नहीं ट्रांसफ़र की। और ये भी देखा गया है कि जो स्मॉल परसेंटेज है काऊ की जिसके अंदर शीप पॉक्स से वैक्सीन किया जाता है उसमें थोड़ी बहुत रिएक्शंस होती हैं, ग्रैनुलोमेटस रिएक्शंस होती हैं, थोड़े बहुत हो सकता है दाने वगैरह निकल आएँ, लेकिन वो वायरस शीप को कैटल से ट्रांसफ़र नहीं होता है। भले ही वो शीप का वायरस है, उससे वैक्सीन हुई है, लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं होता। अच्छा, एक बात इम्पॉर्टेंट है कि अब वैक्सीन करें या ना करें। एक मैं अभी रिसर्च पढ़ रहा था, उसके अंदर ये लिखा था कि इस रिसर्च के अंदर ये लिखा है कि ड्यूरिंग एन आउटब्रेक लार्ज स्केल इम्यूनाइजेशन ऑफ बोवाइन इज़ मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोल मेजर व्हेन कंबाइंड विद बोवाइन मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस। इसका मतलब ये है कि आप वैक्सीन कर सकते हैं जब आउटब्रेक फैला हो, लेकिन इसकी शर्त यह है कि एनिमल एक से दूसरी जगह लेके ना जाया जाए, इस पे पूरा प्रतिबंध लगा दिया जाए। लेकिन इस बुक में ये लिखा है कि वैक्सीनेशन का आउटब्रेक के दौरान बहुत लिमिटेड यूज़ है, या ये कहिए कि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर एनिमल क्या होते हैं उनके अंदर बीमारी पनप रही होती है, इंक्यूबेशन पीरियड में होती है। और दूसरा क्या होता है कि पुअर निडल हाइजीन होती है। अगर एक ही निडल से इस एनिमल में भी लगाया, उस दूसरे में भी लगाई, तीसरे में भी वैक्सीन लगाई, तो अगर इसके अंदर बीमारी थी तो इससे बीमारी निडल के ज़रिए दूसरे में भी पहुंच गई, तो वैक्सीन का कोई मतलब ही नहीं रहा। हमारे यहाँ तो होता भी ऐसा ही है, जब अगर 50 मतलब एनिमल हैं तो वो 50 अलग अलग सिरिंज थोड़ी लाई जाएंगी, या लाते भी नहीं हैं, तो इस तरीके से जो है स्प्रेड कर जाती है डिज़ीज़। तो वैसे लगा सकते हैं वैक्सीन, अगर आपको लग रहा है कि भाई आपके यहाँ मतलब आपके गांव में कोई केस नहीं आया अभी तक, आसपास के गांव में हो रहा है, तो आप अपने यहाँ वैक्सीनेट कर सकते हैं शीप पॉक्स वैक्सीन से।
लेकिन ये फूल प्रूफ नहीं है, हो सकता है उसके बाद भी बीमारी आ जाए या आपका एनिमल में पहले से ही बीमारी हो जो इंक्यूबेट हो रही हो। तो ये शीप पॉक्स वैक्सीन है, बायोमेड जो कंपनी है वो बनाती है, आप मंगा सकते हैं इसे। और लगाने का ये है कि डबल या ट्रिपल डोज में लगाएं, क्योंकि शीप पॉक्स जितना इनके लिए बनाया गया है। ये बायोमेड का जो वेबसाइट पे जाएंगे आप, biomed.co.in वेबसाइट है, तो इसमें आवर डीलर्स लिखा है। यहाँ पर अपना स्टेट डालें, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश डालते हैं आप, और यहाँ पर वो सिटी डाल दें, कुछ भी डाल सकते हैं आप, लखनऊ डालें, जैसे लखनऊ आ जाएगा, या लखनऊ डालेंगे। एक चीज़ डालनी होती है, तो लोकेट करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा कि किस किस के यहाँ बायोमेड के ये प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। यहाँ पे इनके नंबर भी दिए गए हैं, आप इन्हें कॉल करके ये मंगा सकते हैं। तो पूरी इंडिया में जहाँ जहाँ भी डीलर हैं इनके बायोमेड के, सबका आपको यहाँ से पता चलेगा और आप मंगा सकते हैं अपना। अब ट्रीटमेंट देख लेते हैं लास्ट में एक बार। दोस्तों ट्रीटमेंट हालांकि बहुत ज़्यादा दोस्तों ट्रीटमेंट पे बहुत ज़्यादा हालांकि रिलाय ना करें, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, ठीक है, बचाव की कोशिश करें बहुत ज़्यादा। तो ट्रीटमेंट का ये है कि फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन आता है, इसे यूज़ करें जब आपको लगे कि ये इंक्यूबेट हो रहा है या हमारा एनिमल हो सकता है कि ये बीमार है, क्योंकि नोड्यूल्स तो उसके बाद ही आते हैं। इनके पहले फ़ीवर आता है, फिर उसके बाद नोड्यूल्स बनने शुरू होते हैं जब फ़ीवर कम होने लगता है। तो उसी टाइम से जैसे ही फ़ीवर आए और आपके आसपास ये बीमारी फैल रही है, तो तभी से एग्रेसिव ट्रीटमेंट शुरू करें फ्लूनिक्सिन के साथ। 1 ml 45 kg बॉडी वेट पे फ्लूनिक्सिन लगाएं कम से कम 7 से 10 दिन। हो सकता है कि फ़ीवर इसके लगाने के दूसरे दिन ही ख़त्म हो जाए, लेकिन आपको ये कम से कम 7 से 10 दिन कंटिन्यू करना है, चाहे फ़ीवर ख़त्म हो या ना हो। एविल लगाएं ज़रूर, क्योंकि इससे इचिंग कम होगी, उसकी जो खुजली होगी ना स्किन पे, इसकी वजह से वो कम होगी, तो एनिमल को इरिटेशन कम होगा। इरिटेशन कम होगा तो एनिमल थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहेगा, मतलब खाने वाने की तरफ भी ध्यान देगा, न्यूट्रिशन भी ज़रूरी है। जेंटामाइसिन अमीकासिन का कॉम्बिनेशन यूज़ करें 2 बार दिन में 5 दिन के लिए, ताकि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन डेवलप ना हो। ओरल विटामिन ADE बहुत ही अच्छी कंपनी का मतलब लेके आएँ, पोल्ट्री वोल्ट्री के लिए जो मेनली आता है, ये विमराल यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है वो। कम से कम 20 से 30 ml एक एनिमल को दें 8 से 10 दिन के लिए। विटामिन C का इंजेक्शन बहुत ज़रूरी है, जो मैंने वास्कुलाइटिस बताया था आपको, एंडोथेलियल डैमेज होता है, उसके लिए 10 से 15 ml भी तक भी दे सकते हैं अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो। ये सपोर्टिव बहुत अच्छा मतलब सपोर्टिव है विटामिन C। ADE तो अपने आप में है ही अच्छा, तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट शील्ड आपके एनिमल को प्रोवाइड करेगा। इसके बाद फ्लूइड थेरेपी, NS और DNS जो भी हो। फ़ीवर अगर हो तो DNS ना दें, वरना NS की देते रहें अगर एनिमल पानी वानी नहीं पी पा रहा है, मुंह में उसके अगर नोड्यूल्स हो गए हैं, वो चबा नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से आपको लगातार फ्लूइड थेरेपी देनी पड़ेगी। अगर एडिमा है उसके अंदर तो फिर लेसिक्स का यूज़ भी करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि सूजन को कम किया जा सके। और साथ साथ बॉइल्ड दलिया, चोकर, मतलब जब बॉईल करें दलिया को तो चोकर भी उसी में डाल दें और एक अच्छा सा पेस्ट जैसा बना लें, सॉफ्ट। सोडा डालें उसके अंदर, गुड़ डाल दें थोड़ा जायके के लिए, कुछ सॉल्ट डालें ताकि उसे अफारा ना हो, और सॉफ्ट ग्रीन लीव्स या ग्रास उसे खाने को दें। तो ये ट्रीटमेंट की आउटलाइन है, यही काफ़ी है। बाकी होम्योपैथिक या ये सब चीज़ें मतलब मैंने तो मतलब इनका कोई साइंटिफिक बेस तो है नहीं, नहीं कोई इसे एक्सप्लेन कर सकता इन बाकी चीज़ों को, है ना। हल्दी वल्दी तो आप दे सकते हैं वो, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट रहता है, या आंवला है, अश्वगंधा है, ये सब चीज़ें। और एक कोर्स हम कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स मॉडर्न डेयरी प्रैक्टिसेस पे, इसी तरीके की चीज़ें हैं उसमें, काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी इजी अंडरस्टैंडिंग रहेगी
बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो कभी मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर कि किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम उसमें। तो उसके लिए भी एनरोल कराइए आप, व्हाट्सएप कीजिए, आपको पता ही है नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।